वाद एवं वंशभेद एक गंभीर चिंतन। इस संबंध में बहुत सारी बातें यहाँ वक्ताओं के द्वारा बहुत सारा एस्पेक्ट आपके लोगों के सामने आया है, इसलिए मैं रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए जो चीज़ें आपके सामने आ चुकी है उसको छोड़ करके कुछ बातें आप लोगों के सामने लाई जा रही है। पहली बात, नेशनल मीडिया पर अगर आप लोग चर्चा जो हो रही है उसको देखो तो नेशनल मीडिया ये कोशिश करता है कि किसानों का जो आंदोलन मैदान में चल रहा है उसका समर्थन टीवी पर कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अगर आप टीवी देखो और डेली कोई ना कोई ट्वीट जो है राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कुछ ना कुछ जो है वो करती हुई दिखाई देती है, तो इससे एक बात समझ में आती है कि कांग्रेस के लोग किसान आंदोलन को प्रमोट कर रहे हैं और बीजेपी वाले इस आंदोलन को लंबा खींचने का काम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग लगती है, उसको लंबा खींच रहे हैं। तो ये लंबा खींचने से क्या होगा, जितना ज़्यादा लंबा खींचा जाएगा उतना मजदूरों का मुद्दा बैकग्राउंड में चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, और कुछ समय बाद वो लोग मजदूरों का मुद्दा भूल जाएंगे। तो एक स्ट्रेटेजी के तहत ऐसा हो रहा है, ऐसा मेरा आकलन है, मेरा मानना है। और इसके पीछे कांग्रेस और बीजेपी दोनों को उद्योगपति चुनाव में लड़ने के लिए पैसा देते हैं। कम ज़्यादा हो सकता है, बीजेपी को ज़्यादा मिलता है। जब सेंट्रल में कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस को ज़्यादा मिलता था, अभी बीजेपी को ज़्यादा मिलता है, मगर मिलता दोनों को भी है। एक समय था जब भारत में चुनाव में उद्योगपतियों से फंडिंग लेना कानूनी अपराध था। बाद में ये कानून बदल दिया गया, इसके बारे में हमारे लोगों को शायद जानकारी नहीं है। ये जानकारी निकाला जाना चाहिए। इसकी वजह से कितना गंभीर संकट पैदा हो गया, मैं इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जाने के बारे में भी सोच रहा हूँ। एक आंदोलन करने का, एक सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जाने का। मुद्दा क्या है कि लगभग 8 लाख करोड़ रुपया बैंकों का डूब गया। ये अभी ये मतलब ये इस समय का क्यों डूब गया? सरकार ने निर्लेखन राइट ऑफ करने का निर्णय लिया। तो सरकार ने राइट ऑफ करने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि राइट ऑफ करने के बाद वो पैसा डूब जाता है और उसमें कुछ पैसा उद्योगपति सरकार को चुनाव लड़ने के लिए देते हैं और कुछ पैसा वो अपने पास रख लेते हैं। तो भारत के जो उद्योगपति है वो अपने परिश्रम से, योग्यता से अमीर बन रहे हैं, ये बात सही नहीं है। इसे डाटा के आधार पर प्रूव किया जा सकता है। जब धीरूभाई अंबानी का मृत्यु हो गया तो धीरूभाई अंबानी पर इंडिया टुडे ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था और वो मतलब विदेश से भारत सरकार से अनुमति लेता था कि मुझे फैक्ट्री चलाने के लिए टेक्नोलॉजी की जो मशीनें हैं, मैं 4 मशीनें मंगाना है, तो भारत सरकार उसको 4 मशीन की अनुमति देता था। वो 10-15 मशीन लेता था, मतलब उसको अलाउ 4 ही मशीन होती थी, 4 मशीन का टैक्स देता था, बाकी सारी मशीनें वो ऐसे मंगा लेता था। कस्टम ऑफिस के लोगों को मैनेज करके उसको छुड़वा लेता था और अपने फैक्ट्री में 4 मशीन के आधार पर ही भारत सरकार को टैक्स देता था। बाकी सारा प्रोडक्शन करता था 4 मशीन के अलावा 15-16 मशीन पर, और बगैर टैक्स के जो है वो मार्केट में बेचता था और ज़्यादा पैसा कमाता था। ये रिपोर्ट इंडिया टुडे ने पब्लिश किया। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ कि भारत के जो उद्योगपति है वो ईमानदारी से महान बन गए, ये बात सही नहीं है। और अभी 40वें नंबर पर अंबानी थे
और अभी लॉकडाउन के दौरान जो है वो दुनिया के 10 अमीर लोगों के बीच में उनका नंबर आ गया है। तो ये ऐसे ही तो नहीं आया है। अभी एक सोशल मीडिया में फोटो छपा, पता नहीं कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। गौतम अडानी गुजरात का, उसके बीवी को नरेंद्र मोदी नमस्कार कर रहा है। मुझे नहीं मालूम था वो। मुझे ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो मेरी मिसेज जो है निशा ला करके दिखाती, उसको मैंने बोल के रखा है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है मुझे दिखाया करो, उसका फोटो भी निकाला करो। उसके लिए मैंने उसको प्रिंटिंग निकालने वाली मशीन भी लेके दिया, तो दिखाया। वो खास तौर पर वो फोटो बहुत खास है। मैंने ये मुंडी देख, तो गौतम अडानी की जो बीवी है, आप अभी भी देखो, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही है। क्लियर दिखता है वो फोटो में क्लियर दिखता है कि गौतम अडानी की बीवी उसकी तरफ देखता भी नहीं। मैं फालतू आदमी साला इधर नमस्कार करने, ऐसा भाव उसके चेहरे पर है। ए फालतू आदमी साला मुझे नमस्कार करने को ले आया है। वो नमस्कार भी नहीं कर रही उसको। और एक बात है, वो नमस्कार कर रहा है, वो उसको नमस्कार भी नहीं कर रही है। ये गौतम अडानी जामनगर का स्कूटर पर चलता था 10-20 साल पहले, वो भी बजाज वाला स्कूटर। हेकड़ी करने के बाद ही साला वो स्टार्ट होता था बजाज वाला। तो ये मेरिट से आगे बढ़े हुए लोग हैं, मेरिट की बातें करते रहते हैं। जब रिजर्वेशन का मुद्दा आता है तो ये बात सही नहीं है। तो मैं जो बात आपको समझाना चाहता हूं ये उदाहरण के लिए, तो जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी, ये दोनों मिलके ये चाहते थे कि लेबर के सपोर्ट में जो 29 कानून है उसे रद्द कर दिया जाए। ये इसका नाम दिया लेबर रिफॉर्म। तो लेबर रिफॉर्म लेबर के फेवर में नहीं है, मगर नाम उसका है लेबर रिफॉर्म। ये लेबर के विरोध में है और उद्योगपतियों के फेवर में है। लेबर रिफॉर्म। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कांग्रेस बीजेपी मिलकर अंडरस्टैंडिंग के तहत, रणनीति के तहत किसान आंदोलन को बीजेपी लंबा खींचवा रही है और कांग्रेस उसको प्रमोट कर रही है, ताकि ये जो लेबर कानून के साथ जो धोखाधड़ी हो गई है लेबर के साथ, वो मामला बैकग्राउंड में चला जाए, लोग भूल जाए। ये रणनीति है उनकी, ये भूल जाए। भूल क्यों जाए? क्योंकि फिर ये मुद्दा सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो इनको पैसा देते हैं चुनाव में, उनके लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए हम अभी 500, 550, 650 जिलों में ये जो लेबर लॉस नरेंद्र मोदी ने बनाए उसको जलाएंगे, उसको जलाएंगे। तो जलाएंगे तो कानून का उल्लंघन हुआ ना, है? तो जलाने का जो भी कानून का उल्लंघन है, उसका जो भी सजा है, वो सजा भुगतेंगे। तो सजा भुगतने का जो सर्टिफिकेट है कुमार, वो सर्टिफिकेट हमारे लिए, बोले हम लोग जो है मजदूरों के लिए जेल जाकर के वापस आ गए। 10, 20, 50, 100, 200 मजदूर कम से कम जेल से बाहर आने के बाद में हार डालने के लिए तो रहेंगे। इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि जब हम जलाएंगे तो उसका पब्लिसिटी भी करेंगे ना। बगैर पब्लिसिटी से करने से इसका कोई बेनिफिट होना नहीं है। नहीं, अगर पब्लिसिटी करते तो क्या होगा? अगर पब्लिसिटी नहीं करते तो क्या होगा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा?
जंगल में तो मोर नाचा, तो देखा किसने? तो किसी ने भी नहीं देखा। ओके, तीसरा मुद्दा, किसी ने भी नहीं देखा। जंगल में मोर नाचा, सच में नाचा, मगर देखा किसी ने भी नहीं। जब देखा किसी ने भी नहीं तो उसका रियलिटी में अर्थ क्या होगा? जंगल में मोर नाचा ही नहीं, मगर जंगल में तो मोर नाचा। तो पब्लिसिटी तो करना पड़ेगा। पब्लिसिटी जो है, मैं तो ये कहता हूं कि अगर लड़ाई आप लड़ना चाहते हो तो 10% एक्शन करो, 90% पब्लिसिटी करो। नरेंद्र मोदी से तो मैंने यही सीखा। नरेंद्र मोदी से भी साला सीखने लायक मामला है। वो कोई भी काम उसका पब्लिसिटी पहले करता है और उसके बाद ही, अभी देखो 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ डाला, हफ्ते भरे से साला पब्लिसिटी कर रहा है। हफ्ते भरे के बाद डाला उसने, वो भी उसके घर का 1 नया पैसा नहीं है, वो तो भारत सरकार के बजट का है। हफ्ते भर तक पब्लिसिटी कर रहा है टीवी पे। मैं अभी घर में हूं, लॉकडाउन में, तो टीवी देख रहा हूं। तो ये हमको देखा देखी में भी सीखने का काम करना चाहिए, ये सीखने वाली बात है। तो इसलिए अभी जो कमेटी हमने बनाई, उन कमेटी के लोगों को, मातंग को भी मैं कहता हूं कि पब्लिसिटी का डिटेल प्लान, जैसे चौधरी विकास पटेल ने कहा कि लोकल लेवल पर मैनेजमेंट जो है, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, जहां जहां भी ये मैनेजमेंट करने का जो मामला है, अभी आने वाले समय में हम लोगों को करना चाहिए। तो ये एक बात है। दूसरी बात, क्योंकि ये जो साइड ट्रैक किया जा रहा है या बैकग्राउंड में लेबर कानूनों को पीछे ढकेला जा रहा है, ये उद्योगपतियों के फेवर का रणनीति का मामला है और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चल रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 48 करोड़ लेबर फोर्स है, उसके लिए आने वाले समय में भारत बंद के जो रणनीति हम लोगों ने बनाई है, उसमें भारत बंद में ये भी एक इशू शामिल करवाया जा सकता है। दूसरी बात, हमने अभी जो इधर मीटिंग में प्लान बनाया, उसके तहत किसानों के समर्थन में जो आंदोलन करने का प्लान बनाया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धरना प्रदर्शन, तहसील लेवल पर धरना प्रदर्शन, ब्लॉक लेवल पर धरना प्रदर्शन, ग्राम पंचायत लेवल पर धरना प्रदर्शन। तो उसमें धरना प्रदर्शन के जो मुद्दे होंगे, उसमें पहले नंबर का मुद्दा किसानों का और दूसरे ही नंबर का मुद्दा ईवीएम का और तीसरे नंबर का मुद्दा मजदूरों का। ये 3 मुद्दों पर ये काम हम करेंगे और ये जब तक किसान का आंदोलन दिल्ली में चलता रहेगा तब तक हमारा भी चलता रहेगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जानकारी 90% पब्लिसिटी और 10% एक्शन लेने का काम हमको करना चाहिए। इस रणनीति के तहत हमको ये काम करना चाहिए। अभी मैं आखिरी मुद्दा बताना चाहता हूं। वो आखिरी मुद्दा ये है कि ये जो भूखमरी का जो इंडेक्स है, उसके बारे में कुमार ने बताया और भी लोगों ने बताया। एक और सर्वे रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी का भी इंडेक्स जो है भारत वर्ल्ड लेवल में, अभी डेमोक्रेसी का इंडेक्स भी आया और डेमोक्रेसी के इंडेक्स में भी भारत का नंबर बुरे लेवल पर रखा गया है, अच्छे लेवल पर नहीं रखा गया है, उसको बहुत पीछे रखा पाकिस्तान से। भारत में डेमोक्रेसी के बारे में भारत का जो ब्राह्मण मीडिया है पाकिस्तान को बोलता है कि वहां तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, यानी पाकिस्तान को नालायक कहते रहता है, नालायक है, नालायक है, नालायक है। जब आप दूसरों को नालायक कहते हैं तो सुनने वालों को लायक होगा यार, तभी तो नालायक कह रहा है।
ये खुद लायक होगा, इसलिए दुनिया वालों को, पाकिस्तान को नालायक कह रहा है, ताकि यानी दूसरों को नालायक कह के अपने को लायक साबित कर रहा है। जबकि दुनिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स कह रहा है कि भारत की डेमोक्रेसी बुरे स्तर पर है, और उस पर एक लोक सत्ता में बहुत लंबा आर्टिकल छपकर आया, बहुत विस्तार से बहुत सारी बातें उसमें है, और उसका बहुत बृहद रिपोर्ट जो है वो भी इंटरनेट पर अवेलेबल है। मैं तो आप लोगों को मालूम है भारत की डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहता हूं। अभी अमिताभ कांत नाम का एक अधिकारी है, नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसने कहा कि भारत में टू मच डेमोक्रेसी। वो कहता है टू मच डेमोक्रेसी। अरे भारत में टू मच डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी ही नहीं है। टू मच डेमोक्रेसी नहीं, डेमोक्रेसी ही नहीं है। भारत में जो है वो ब्राह्मणोक्रेसी है। भुखमरी की वजह यह है, वंश भेद की वजह यह है, लेबर के विरोध में कानून, किसान के विरोध में कानून। जो अभी 14 करोड़ का आंकड़ा किसानों का हमारे कार्यकर्ता ने दिया, तो अगर एक किसान के परिवार में 5 लोग मानो तो 70 करोड़ हो गए। 70 करोड़ की संख्या होगी उसकी परिवार को मिला करके। लेबर 48 करोड़ मानो तो ये 120 करोड़ के लगभग ये आंकड़ा चला गया। 140 करोड़ में तो जो 20 करोड़ का जो आंकड़ा है वो सारा, वो फिर वो ऊपरी लेवल के लोगों का है। ये तो सारा हमारे लोग है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसी हमारे देश में है वो प्रतिनिधित्व विहीन डेमोक्रेसी है। इसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। रिप्रेजेंटेशन के बगैर डेमोक्रेसी ही नहीं होती है। एक ध्यान रखो, डेमोक्रेसी का अगर दूसरा नाम किसी ने मुझे पूछा कि डेमोक्रेसी का दूसरा नाम क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। विदाउट रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। बाबा साहब अंबेडकर भी इस बात को मानते थे, इसलिए सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर जब सक्रिय हुए तो 1918 को साउथ बरो कमीशन को उन्होंने रिप्रेजेंटेशन का ही मेमोरेंडम दिया। 27 साल की उम्र के थे बाबा साहब अंबेडकर, तो जो रिटर्न में मेमोरेंडम दिया वो रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया। वो ये सोचकर कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भारत आजाद होगा और आजादी में डेमोक्रेसी आएगी। डेमोक्रेसी में हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो आजादी हमारे लिए नहीं होगी। रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो आजादी नहीं होगी। तो भारत के लोगों को आजादी क्यों नहीं मिली? रिप्रेजेंटेशन नहीं है। शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, शेड्यूल ट्राइब को रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इनको जो रिप्रेजेंटेशन है वो ब्राह्मण लोगों की जो पार्टियां है उनकी ताकत है। जो हमको रिजर्व सीट में जो सीटें मिलती है उससे हमारे समाज की ताकत नहीं बढ़ती है, उनकी ताकत बढ़ती है। बैकवर्ड क्लास के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है तो उनका पॉलिटिकल पार्टियां जो है ब्राह्मणों की, उनके तरफ से नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन है। तो जिन्होंने नॉमिनेट किया वो उनकी ताकत है। अब शिवराज चौहान है, किसकी ताकत है? वो ब्राह्मणों की पार्टी की ताकत है। शिवराज चौहान जिस जाति का है उसकी तो ताकत नहीं है। वहां तो शिवराज चौहान जो ओबीसी का है, वहां टीवी पर कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, वो जो बोल रहा है टीवी में, वो तो खेती पे जाके किसानों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। नहीं, वो तो शिवराज चौहान कह रहा है, वो तो हमको नहीं मिल रहा है। तो एक नया मैकेनिज्म डेवलप किया प्रस्तापित ब्राह्मणों ने, वो उनके ही मीडिया है, वो क्या करते हैं? प्रोपोगंडा करते हैं, वन वे प्रोपोगंडा करते हैं। क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसलिए उसको गलत साबित करने वाले कोई है नहीं। रिप्रेजेंटेटिव जो अपोजिशन में होता है वो गलत साबित करता है, वो है नहीं तो उसी जो प्रोपोगंडा किया जा रहा है उसी को मानने के अलावा कोई विकल्प लोगों के सामने है नहीं। एक खास प्रकार की डेमोक्रेसी डेवलप की गई है, इसलिए
सारे दुनिया के लोग इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड कहते हैं, मगर किसानों के आंदोलनों ने लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड को नंगा कर दिया। कनाडा के लोगों को लगता है, अरे भारत सरकार, इतने लोग ये सड़कों पर इतने दिन से और सुन नहीं रही है। अमेरिका के लोगों को, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, यूके के लोगों को, अभी ये न्यूजीलैंड में किसका राज है? अंग्रेजों का। ऑस्ट्रेलिया में किसका राज है? अमेरिका का। कनाडा में किसका राज है? अंग्रेजों का। अमेरिका में किसका राज है? अंग्रेजों का। और अंग्रेज कौन है? तो भारत पर राज करने वाले लोग। तो किसी न किसी तरह से अंग्रेजों का भारत के साथ संबंध है। वहां बहुत सारे लोग, भारतीय लोग, खासतौर पर ये जो पंजाबी लोग हैं, तो 15 लाख लोग कनाडा में है। कई तो कैबिनेट में मिनिस्टर है, उनको वहां का तो डिफेंस मिनिस्टर एक सरदार है। और अभी तक ऐसा कहता है कि जो अपोजिशन पार्टी का मेन लीडर है वो सरदार है। अगर वो पार्टी चुनकर आती है तो कनाडा का अगला प्राइम मिनिस्टर एक सरदार बनने वाला है। सरदार वहां का, कनाडा का। पंजाब का मुख्यमंत्री इन्होंने नहीं बनने दिया, गोली चला दिया स्वर्ण मंदिर पर, वहां का प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो दुनिया में किसान आंदोलन की वजह से लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड नंगा हो गया। और मैं जो कहता था, क्या कहता था? लार्जेस्ट नौटंकी इन द वर्ल्ड। मैं अभी किताब भी लिखने के बारे में सोच रहा हूं कि अभी अनुकूल वातावरण है, दुनिया वाले मेरी बात सुनने के लिए अनुकूल वातावरण है। लार्जेस्ट नौटंकी इन द वर्ल्ड। तो ये अमेरिका, यूरोप के लोगों को साला समझ में नहीं है ये नौटंकी का क्या मतलब है। तो उसके ऊपर एक चैप्टर लिखना पड़ेगा, नौटंकी का क्या मतलब है। महाराष्ट्र की भाषा में कहा जाए तमाशा इन द वर्ल्ड, नॉर्थ की लैंग्वेज में नौटंकी इन द वर्ल्ड। तो तमाशा से ज्यादा बेहतर शब्द मुझे नौटंकी लगता है। तो ये किसान आंदोलन ने ये एक बात, एक दूसरा एस्पेक्ट में बता रहा हूं। और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी की इंडेक्स को अभी दुनिया वालों ने इसको बताना शुरू कर दिया, और उसमें भारत का नंबर बांग्लादेश से पीछे है, नेपाल से पीछे है, पाकिस्तान से भी। हाँ, बुरा नंबर है भारत का। अब ये लोग अगर कितना भी कहे कि पाकिस्तान में ये है वो है, उससे बुरा नंबर है, क्यों रिकॉर्ड में आ गया वो। तो हम लोगों को आने वाले समय में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो परिस्थिति भारत में डेवलप की गई योजना बनाकर कि एक रूलिंग पार्टी जाएगी तो दूसरी रूलिंग पार्टी ब्राह्मणों की आ जाएगी, ये परिस्थिति सबसे ज्यादा भयंकर है। इसने सबसे ज्यादा गुणात्मक रूप से बहुत ज्यादा भयानक परिस्थिति जो पैदा की। 48 करोड़ लेबर के विरोध में नरेंद्र मोदी ने काम किया, 14 करोड़ किसानों के विरोध में नरेंद्र मोदी ने काम किया, एजुकेशन पॉलिसी सारे बहुजन समाज के विरोध में बनाया, लेबर लोगों के लिए कितना भयंकर काम किया। इतना सारा काम करने के बावजूद भी उसको यही लगता है कि बंगाल में तो हम ही चुनाव जीतेंगे, और 2024 का भी चुनाव हम ही जीतेंगे अभी भी। तो ये सारा जो चमत्कार है वो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया गया है वो ईवीएम की वजह से। तो ये 100% ईवीएम से चुनाव जीतने के लिए समर्थन लाया जाता है, ये बात सही नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मगर ईवीएम से जीतने लायक समर्थन लाया जाता है, वो बहुत डिफरेंस, मैं बहुत माइक्रो डिफरेंस बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, इस बात को प्रूव करने के लिए एक खास बात बताता हूं कि हैदराबाद में के चंद्रशेखर राव को यह पहले ही मालूम हो गया था कि अगर ईवीएम अगर यहां महानगर पालिका में लागू कर दिया जाए तो मेयर बीजेपी का होगा।
तो उसने महानगर पालिका के चुनाव में बैलेट पेपर का ये किया, तो बैलेट पेपर का काम किया, इसकी वजह से 49 सीटें, 150 में से 49 सीटें आई। अगर ईवीएम मशीन वहां होता तो मेयर बीजेपी का होता। इसका मतलब मैं ये डाटा के साथ प्रूव कर रहा हूं इस बात को कि बीजेपी के समर्थन में लोग नहीं है, ये बात सही नहीं है। बीजेपी के समर्थन में लोग है, और हैदराबाद में बीजेपी के समर्थन में होने की बहुत बड़ी वजह क्या है कि एमआईएम की वजह से वो मामला हिंदू मुसलमान का बनाने में कामयाब हो गए। और एमआईएम ने क्या किया कि बीजेपी के, नरेंद्र मोदी के और इन लोगों के विरोध में मैं अगर ज्यादा जोर जोर से बोलूंगा तो मुसलमानों का ध्रुवीकरण होगा, मुसलमानों का ध्रुवीकरण होगा, तो हमारे पार्टी को फायदा होगा। वो अपने रणनीति पर काम कर रहा है। कौन? एमआईएम। तो एमआईएम को पिछले बार 44 सीटें थी, अब की बार भी उसकी 44 सीटें आई, उसका वो चुनकर आई। और उसके इस तरीके से बिहेव करने की वजह से बीजेपी हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा करने में कामयाब हो गई। तो उनकी 3 सीटें थी पिछले 5 साल के पहले, तो 3 के 49 हो गए। तो इसका मतलब है हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव है भारत में, ये इतना किसान के विरोध में, लेबर के विरोध में, एजुकेशन, बहुजन समाज के विरोध में, रिजर्वेशन के विरोध में, मतलब 90% लोगों के विरोध में काम जो है लगातार डेली नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकार कर रही है, फिर भी उसको सफलता हासिल करने के लिए पूरा कॉन्फिडेंस है। उसका एक बड़ा कारण हिंदू मुसलमान का नैरेटिव है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, जिसके आधार पर उनको ऐसा लगता है कि हम चुनाव जीत सकते हैं। और जब उसके साथ ईवीएम जुड़ जाता है तो उनको गारंटी होती है कि जितने लायक जो संख्या है, यानी विजयी होने लायक जो संख्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 294 सीटें बंगाल में है, तो 294 है, तो इसका मतलब है 146, 147, 147 सीटें अगर उनको मिलती है तो सरकार उनकी बन जाएगी। 148 सीटें अगर बंगाल में बीजेपी को चुनकर आती है तो वो क्या सोचते हैं कि हम अपने बलबूते पर 100-125 सीटें जीत सकते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर, मगर सरकार नहीं बना सकते। ईवीएम अगर हमारे साथ में हो तो फिर सरकार बना सकते। ये बात आपको समझा रहा हूं, बहुत माइक्रो बात है, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि बीजेपी के साथ लोगों का समर्थन नहीं है, ये बात सही नहीं है। बीजेपी के साथ समर्थन है, वो समर्थन हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर खड़ा किया गया है। वो मुद्दे, लोगों के मुद्दों का समाधान किया इसलिए नहीं, बल्कि लोगों के विरोध में काम किया और मामला हिंदू मुसलमान का खड़ा किया। लोगों के विरोध में काम किया, मगर लोगों को हिंदू मुसलमान में, अब अभी देखो लोग भूखमरी से मर रहे हैं, 16 लाख बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी क्या बोलेगा? हमने आपको राम मंदिर का वादा किया था, पूरा किया। बोलिए पूरा किया कि नहीं किया? पूरा किया। साले 16 लाख बच्चे मर रहे। अब वो 16 लाख बच्चे जो है राम मंदिर बनाने से बचेंगे कैसे? नहीं बचते ना। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव है वो समर्थन खड़ा करता है, और ईवीएम सत्ताधारी बनाने में मदद करता है। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव जो है, नेशनलिज्म का नैरेटिव जो है, भारत चाइना का नैरेटिव जो है, स्वदेशी का नैरेटिव है, आत्मनिर्भरता का नैरेटिव है, चीन के सामान पर बहिष्कार डालने का नैरेटिव है, वो सारा का सारा मामला जो है इमोशनल है। भारतीय लोगों की समस्याओं का नरेंद्र मोदी ने समाधान किया, इस वजह से समर्थन नहीं है उसको। ये माइक्रो बात समझने की कोशिश करो। बातों को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, ये समझो, फिर उस बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी रणनीति हमको बनानी होगी। हमको क्या करना होगा? केवल विश्लेषण ही करते रहेंगे? मार्क्स कहता है, कुमार,
वास्तविक काम इतिहास का विश्लेषण करना नहीं है, वास्तविक काम इतिहास बदलना है। तो हम केवल इतिहास का विश्लेषण ही करते रहे और इतिहास बदलने का काम ना करें तो फिर तो हम लोग कुछ हद तक दुश्मनों को ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि हम जो 630 जिलों में जो आंदोलन करेंगे उसमें मजदूर का मुद्दा रहेगा, किसान का मुद्दा रहेगा और उसमें उस इक्विवेलेंट लेवल का मुद्दा जो है ईवीएम भी रहेगा। जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें ईवीएम का मुद्दा नहीं है। और जब हमारे कुछ लोगों ने उनको कहा कि ईवीएम की वजह से तो नरेंद्र मोदी सुन नहीं रहा, तो नेता लोग क्या बोल रहे थे वहाँ के, यानी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री क्या बोल रहे थे, नहीं ये पॉलिटिकल मुद्दा है। ईवीएम का मुद्दा जो है पॉलिटिकल मुद्दा है, तो इसलिए ये पॉलिटिकल मुद्दा हम लोग वहाँ नहीं ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी को क्या लगता है कि ये पॉलिटिक्स में तो चुनाव लड़ने वाले ही नहीं है, तो मुझे तो इनसे चुनौती नहीं है। ये लोग जो है जब मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा ये वापस चले जाएंगे, तो ये तो चुनाव लड़ने वाले हैं नहीं, तो मेरा क्या बिगाड़ने वाले। बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में ये आंदोलन में बहुत कमियां खामियां हैं, जिसकी वजह से ये आंदोलन इंटरनल अपने स्ट्रेटेजी में कमजोर है। ये मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, वहाँ तक आवाज़ जाएगी ऐसा मैं मानता हूँ, वहाँ तक जाएगी क्योंकि सोशल मीडिया में जा रहा है। तो ये रणनीति जो है उन लोगों को समझाने से कि वो ईवीएम का मुद्दा ले लेंगे, इनको हमने अभी समझाना बंद करने का निर्णय किया कि इनको नहीं समझाएंगे, वहाँ हमारे आंदोलन में ये मुद्दा शामिल कर देंगे। ये हमको फैसला करना है ना, किसान का समर्थन करना है, उसके लिए आंदोलन करना है, मजदूरों का समर्थन करना है, और उसमें हम ही आंदोलन चला रहे तो हम ईवीएम डाल देंगे। हम चला रहे ना आंदोलन तो हम फैसला करेंगे। ये करना होगा, ये करने से हम इतिहास बदलने का काम कर सकते हैं। ये काम हमको करना होगा। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मेश्राम साहब।